दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही उठता होगा कि आखिर छलावा कौन होता है। छलावा भी एक आत्मा होती है जो एक अतृप्त आत्मा है और साथ ही साथ यह बहुत शक्तिशाली आत्मा होती है जो किसी भी शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है और इसका कोई अपना एक रूप नहीं होता। यह किसी भी मनुष्य अथवा जानवर के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है और इस तरह से यह आत्मा किसी का भी रूप धारण कर सकती है और यह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी का भी रूप लेकर या फिर उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके अपनी इच्छाओं को पूरी करती है। ये छलावा घने जंगलों, नदियों के किनारे पर और पुरानी जगह पर जहां लोग बहुत कम जाते हैं वहां पर इनका निवास होता है। ये अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां रोशनी बहुत कम होती है और अंधेरा बहुत ज्यादा। आखिर इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि इसके पैर पीछे की ओर होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी पहचान है कि जब कभी आपको किसी भी व्यक्ति पर शक हो कि आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एक छलावा है, तो आप उसे अपनी आंखों में आंख डालने को कहें। यदि वह आपके कई बार कहने पर भी आपकी आंखों में नहीं देखता, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति एक छलावा है। आखिर कैसे बचे हम इस छलावे से? तो आप यह सोच रहे होंगे कि यदि यह हमारे सामने आ गया तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो इसे अच्छी तरह याद रखें कि जब भी कभी आपके सामने अगर छलावा आ जाए तो आप उसके सामने रोशनी ले आए और सबसे पहले आप जिस किसी देवी देवता को मानते हैं उनका रक्षा कवच मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। उस छलावे की सारी शक्तियां आपके सामने कम पड़ जाएंगी। दोस्तों, यही थी कुछ जानकारियां छलावों के बारे में। तो आइए अब इनसे जुड़ी हुई कुछ सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और मैं आरा बिहार का रहने वाला हूं। और मेरे साथ यूं तो बहुत सारी भूतिया घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा अपनी लाइफ की सबसे पहली भूतिया घटना से। मेरा गांव आरा से 10 किलोमीटर दूर पकौरापुर नाम के एक जगह पर है। तो एक बार मैं अपने गांव घूमने गया हुआ था और मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन का सबसे पहला भूतिया अनुभव इसी गांव में हुआ। उस समय गर्मियों का मौसम था, तो मैं सुबह सुबह ही अपने कुछ दोस्तों के साथ फील्ड में दौड़ने जाया करता था और मैं अपने घर के बाहर खाट बिछाकर आंगन में सोता था। तो एक रात मेरी नींद अचानक खुली, तो मैंने सोचा कि फील्ड में दौड़ने का समय हो गया है, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और उस समय घड़ी मेरे पास थी नहीं और मुझे समय का भी पता नहीं चला। लेकिन जैसा सुबह होने से पहले थोड़ा उजाला सा होता है, उसी तरीके लग रहा था। तो मैं फील्ड की तरफ चल पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि जिस फील्ड में हम दौड़ने जाया करते थे, उससे पहले रास्ते में 3 महुआ के पेड़ पड़ते थे। तो जब मैं जा रहा था तो फील्ड की तरफ मैंने देखा कि उसी महुआ के पेड़ के पास कुछ लाल कलर का चमकता हुआ नजर आया। तो मैंने सोचा, यार यह क्या है, चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जब मैं जाकर देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि वह किसी औरत की लाश थी जो कि पूरी तरीके से सजी हुई थी, जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं। इतना देख मैं तुरंत वहां से वापस घर भाग आया और घर आकर मैंने माँ को आवाज लगाई और माँ को बोला, जरा एक गिलास पानी देना तो। और फिर मैंने माँ से समय पूछा तो उन्होंने कहा, अभी तो 2:15 हो रहे हैं। तो मैंने माँ से कहा, ठीक है, लेकिन मैं आज अंदर सोना चाहता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। फिर मैं अंदर आकर लेट गया, लेकिन जब से मैंने उस लाश को देखा था, मेरी तो जैसे मानो नींद ही उड़ गई हो। फिर रात को जागते जागते सुबह 4:30 बजे के बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। लेकिन मेरी आंख तब खुली जब बाहर बहुत सारे लोगों के रोने की आवाज़ें आने लगी। तो मैं तुरंत उठकर बाहर गया। तब मुझे पता चला कि मेरे घर को 2 घर छोड़ने के बाद मेरे एक चाचा रहते हैं जिनका नाम धर्मेंद्र है और उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी के दौरान ही मौत हो गई थी। तब मुझे समझ में आया कि जो मैंने रात को लाश देखी थी वह इन्हीं की पत्नी की थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गांव में जैसे किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो गांव के हर घर से एक व्यक्ति को उसकी लाश जलाने के लिए जाना होता है, जिसे गांव में मझिल बोलते हैं। तो इसमें मुझे ही जाना था, क्योंकि उस समय ना तो मेरा कोई भाई था
और ना ही मेरे पिताजी। तो घर पर मैं सिर्फ अकेला इकलौता लड़का था। और जो रात को मेरे साथ हुआ था उससे भी मैं काफ़ी घबराया हुआ, लेकिन मजबूरन मुझे जाना पड़ा। तो जब हम लोग फिर से उस महुआ के पेड़ के पास पहुंचे और जब मैंने उस औरत की लाश देखी जिसके मुंह में सोना डाला जा रहा था, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वह काफ़ी डरावना लग रहा था। उसे देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई, लेकिन मजबूरी में मुझे ही मझिल में जाना था। और हमारे गांव से 10 मिनट की दूरी पर ही गंगा नदी है, और वहां पर सभी लोग पहुंचकर उनकी लाश को जलाने का इंतजाम करने लगे। फिर जब उनकी लाश को जलाना शुरू किया गया तो उनका एक हाथ उठ गया। तो गांव वाले यह देखकर थोड़ा घबरा गए और उन्होंने बोला कि ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता। फिर उनके हाथ को नीचे कर दिया गया और तकरीबन आधी लाश जल जाने के बाद फिर उनका एक पैर उठ गया। फिर गांव वालों ने उनका पैर किसी तरीके नीचे किया और सभी घबरा गए थे कि यार जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। और तकरीबन पूरी लाश जब जल गई थी तभी उनकी बॉडी अचानक नीचे गिर गई। और जब मैंने उनका चेहरा देखा तो कसम से मेरी तो हालत ही खराब हो गई। ऐसा लगने लगा था कि मैं उधर ही बेहोश हो जाऊंगा। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई तू चल यहाँ से, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं वापस अपने दोस्त के साथ मैं अपने घर आ गया। उस समय मेरी मम्मी सारी औरतों के साथ बैठकर मरी हुई चाची की बातें कर रही थी। तो घर पर मैं अकेले ही बिना हाथ पैर धोए ही अंदर चला गया। और मुझे उस समय यह सारी बातें नहीं पता थी कि ऐसी जगहों के आने के बाद हाथ पैर धुल लेना चाहिए। फिर मैं बिस्तर पर लेटा था कि तभी अचानक मेरी चाची आई और बोलने लगी, अरे प्रकाश, तुमने हाथ पैर धुला है कि नहीं और मिर्च खाया है कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मिर्च तब खाया जाता है जब हम किसी का क्रियाक्रम करके आ रहे हों। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मिर्च तीखी है, नॉर्मल जैसा तीखा होता है, अगर आप उसको खाते हो, अगर वो आपको तीखी लगी तो यानी आपके पीछे कोई बुरी आत्मा नहीं पड़ी है। लेकिन अगर वही तीखी मिर्च आपको अगर तीखी नहीं लगती है तो ये समझ जाइए कि जरूर आप पर कोई बुरी आत्मा आ चुकी है। लेकिन उस समय मुझे ये प्रक्रिया नहीं पता थी। मेरी चाची ने पूछा कि क्या यह मिर्च तुम्हें तीखी लग रही है, तो मैंने झूठ झूठ ही बोल दिया कि हाँ बहुत तीखी है, क्योंकि मैं वह सारी बातें सोच रहा था जो मैंने गंगा नदी के पास देखी थी। और मैंने चाची की बातों का ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी मैं यह बोलकर वहां से चला गया। बाद में मैं फिर बाहर जब नहा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा सिर भारी भारी सा लग रहा था और बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कंधों पर बैठा हुआ है। अब रात हो गई थी और जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं नहा रहा हूँ और पीछे से किसी औरत के 2 जले हुए हाथ मेरी गर्दन को दबोच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस महुआ के पेड़ के नीचे मैंने उस औरत को देखा था, हूबहू उसी के हाथों की तरीके लग रहा था। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी में देखा तो 1:45 बज रहे थे। तो मैंने सोचा शायद आज जो मैंने गंगा नदी के पास देखा था शायद वही मेरे दिमाग में बैठ गया है। और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तो मेरे साथ बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। मुझे ऐसा लगता कि हर समय मेरे पीछे और मेरे आसपास कोई खड़ा है और वह मुझे छू रहा है। और हैरानी की बात तो यह थी कि हर रात मुझे एक ही सपना आता कि मैं नहा रहा हूँ और कोई 2 जले हुए हाथ मेरी गर्दन को दबोच रहे हैं। और हमेशा मेरी आंख 2:15 बजे ही खुलती थी। जब मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और मैं सोचा कि यह तो वही समय है जिस दिन मैं फील्ड में दौड़ने के लिए गया था और रास्ते में मैंने उस औरत की लाश को देखी थी। उस समय भी तो 2:15 ही बज रहे थे। अब मुझे लगा कि मुझे यह सारी बातें मेरी माँ को बतानी चाहिए। फिर अगली सुबह मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई, जिस पर मेरी माँ यह सारी बातें समझ गई और उन्होंने मुझे मेरे गांव के पास में ही एक हनुमान मंदिर है वहां पर मुझे ले गई। और वहां के पुजारी मेरे नाना के दोस्त थे। जब हम वहां पर पहुंचे तो वह पुजारी पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने बस मुझे इशारे से कहा कि कोने में बैठ जाओ। और फिर वह हमारे पास आकर उन्होंने हनुमान जी की भभूत दी और बोला कि इसे 1 हफ्ते तक अपने कान और गर्दन पर लगाना, साथ ही इसे तुम थोड़ा थोड़ा खाना भी।
हम हैरान तो तब हुए जब उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई बुरी शक्ति पड़ गई है, लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हनुमान जी का यह भभूत लगाना और खाना सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी माँ और मैं सोच में पड़ गए कि हमने तो अभी पंडित जी को कुछ बताया भी नहीं, तो इन्हें सारी बातें कैसे पता चल गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह पंडित काफी ज्यादा बुजुर्ग थे और काफी अनुभवी पंडित थे। लेकिन हाँ, फिर उस दिन के बाद से मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और फिर सब कुछ सही हो गया। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। और यह कहानी हमें पुणे से भेजी है आरोही जी ने। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं पुणे की रहने वाली हूँ। और आज मैं जो घटना आपको बताने जा रही हूँ वह मेरी एक दोस्त अनन्या के साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक दिन मेरी दोस्त अनन्या अपनी माँ के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव गई हुई थी और उन्होंने वहां जाकर पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। और फिर जब रात हुई तो उन्होंने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद अनन्या ने अपनी दादी को कहा कि दादी, मुझे और मम्मी को खाने के बाद टहलने की आदत है, तो हम थोड़ा टहल कर आते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अनन्या को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके गांव में एक कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। लोगों का ऐसा कहना था कि उस कुएं में एक औरत ने कूदकर अपनी जान दे दी थी और तब से उस औरत की आत्मा भटकती है। और यह बात उसकी दादी भी बताना भूल गई। जब अनन्या और उसकी माँ बाहर टहल रहे थे तो रास्ते में वही कुआं पड़ा और हाँ, अनन्या अपना मोबाइल चलाने में ही व्यस्त थी। तो जब वह उसी कुएं के पास से गुजरी तभी अचानक उसका नेटवर्क गायब हो गया। तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि अभी तक तो नेटवर्क सही था, लेकिन अचानक नेटवर्क कहाँ गायब हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ ठीक उससे 1 मीटर दूर खड़ी थी और वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही अपनी जगह से हिल रही थी। बस वह अनन्या को घूरे जा रही थी। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर करके अपने मोबाइल का नेटवर्क लाने के लिए इधर उधर टहलने लगी। तभी उसका मोबाइल अचानक नीचे गिर गया और जब वह नीचे मोबाइल उठाने के लिए झुकी तो उसकी नज़र उसके माँ के पैरों पर पड़ी। अनन्या ने जो देखा वह उसे आज भी याद आता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसने देखा कि उसके माँ के पैर उल्टे हैं। यह देखकर वो बहुत घबरा गई। उसने जब अपनी माँ का चेहरा देखा तो उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था और वो उसकी माँ नहीं थी बल्कि कोई और औरत थी जिसे वह अपनी माँ समझ रही थी। अनन्या बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपनी दादी के घर की तरफ भागी और तकरीबन 5 मिनट बाद उसे रास्ते में एक अंकल दिखे। तो उन्होंने अनन्या को रोका और पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और इतनी तेज कहाँ भाग रही हो। लेकिन अनन्या ने कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि अंकल प्लीज आप मुझे मेरी दादी के घर तक छोड़ दीजिए। फिर वह अंकल के साथ जब अपनी दादी के घर पहुंची तो अनन्या की माँ उसका बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। इतना देख अनन्या ने कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी, और इतना बोलकर वह रोने लगी। तब अनन्या की माँ ने बताया कि जब हम दोनों टहलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मेरा चप्पल टूट गया और मैंने तुमको आवाज भी दिया, लेकिन तुमने मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त थी कि तुमने मेरी बात का ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं घर वापस आने लगी। मुझे लगा कि तुम अभी थोड़ी देर टहलकर वापस आ जाओगी। तब अनन्या ने जो भी उसके साथ घटित हुआ उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब यह सुनकर उसकी दादी ने उसे सारा किस्सा बताया और आज अनन्या इतनी घबरा चुकी है कि वह अपनी दादी के घर आज भी जाने से डरती है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। रात के 9 बजे होंगे। विनय अपनी दुकान बंद करके घर जाने के लिए निकल रहा था कि तेज तूफान आने का एहसास हुआ। हवाओं में सूखे पत्ते उड़ उड़कर रास्ते के वीराने को साथ देते से लग रहे थे। मिट्टी की सौंधी महक आने लगी थी जो आसपास कहीं बारिश होने का अंदेशा दे रही थी। विनय का नौकर राजू पास के ही गांव से शहर आता था। वैसे तो विनय की दुकान शहर के अंतिम कोने पर थी। राजू का गांव शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वह अपनी साइकिल पर सवार होकर आया जाया करता था, लेकिन आज जैसे ही उसने साइकिल उठाई तो देखा, अरे
यह तो पंचर है। इतने में विनय ने दुकान को लॉक कर दिया था। वह राजू के पास आकर बोला, अरे राजू, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? राजू बोला, विनय भैया, हमारी साइकिल तो पंचर है। अब इतनी तूफानी रात में कोई ठीक करने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। विनय हंसकर बोला, अरे तो तू चिंता क्यों करता है? आखिर तेरे भैया ने मोटरसाइकिल क्यों खरीदी है? राजू बोला, अरे भैया आप रहने दो, हमारी वजह से क्यों तकलीफ लेनी, और फिर आपको पता नहीं गांव का रास्ता कितना खतरनाक है। विनय राजू को छेड़ते हुए बोला, हाँ हाँ बेटा, तू अकेले ही उस रास्ते के खतरों और खतरे वाली को देखना चाहता है। राजू हैरान सा विनय को बोला, भैया आप शहर के लोगों को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यह बात बिल्कुल सच है कि इस रास्ते पर छलायन का वास है और वह जवान लड़कों का खून पीकर जिंदा रहती है और जवान भी। छलायन छल से खूबसूरत स्त्री बनकर जवान आदमियों को अपने मुंह जाल में फंसा लेती है विनय भैया। उसके आगे कोई जिंदा नहीं बच सकता। विनय ने राजू के आगे मोटरसाइकिल खड़ी की और उसे बैठने का इशारा किया। आज उस हसीना को तो मैं देखकर ही रहूंगा, और खिलखिलाकर हंस पड़ा विनय। जैसे ही मोटरसाइकिल शुरू की तो बारिश की बूंदें गिरने लगी और तकरीबन 5 मिनट में ही बारिश ने घंघोर मूसलाधार रूप ले लिया था। विनय और राजू शहर के कुछ बाहर निकल आए थे। राजू बुदबुदाने लगा, विनय भैया फटाफट 80 से 100 के स्पीड में गाड़ी ले लो। विनय को बारिश के तेज बूंदों के कारण रोड बहुत कम कम दिख रहा था और रोड भी बारिश में फिसलनदार हो गया था। विनय बोला, राजू बारिश बहुत तेज है, हमें यहीं किसी पेड़ या फिर छांव के नीचे रुकना होगा। राजू मना करने लगा, विनय भैया बिल्कुल नहीं रोकनी गाड़ी, आपको भगवान के लिए चलते जाना है। विनय एक आध मिनट बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला पाया कि अब उसे रोड भी दिखना बिल्कुल कम हो गया और बारिश भी बहुत तेज हो गई थी। विनय ने 2.5 किलोमीटर चलने के बाद अचानक ही गाड़ी रोक दी और सामने एक खंडहर को देखकर बोला, उतर राजू, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। अब मुझसे इतनी तेज बरसात में ड्राइविंग नहीं होगी, कहीं मर जाएंगे हम दोनों, एक्सीडेंट में तो हो गया। राजू बहुत दबाव में नीचे उतरा। बेचारा इतना सहम गया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। विनय और वह दोनों उस खंडहर के नीचे खड़े हुए थे। इतनी तेज बारिश में रात के करीब 9:45 का समय था कि कहीं से घुंघरुओं की छनक हुई। राजू की हालत पतली हो गई कि हो न हो या तो वही छलायन की आवाज है। विनय ने भी वह आवाज सुनी थी, पर विनय बहादुर था और उसे इन भूत प्रेत पर विश्वास भी नहीं था। तभी एक लाल रंग के सलवार कमीज पहनी हुई एक औरत उस भारी बरसात में रोड पर चलकर आ रही थी। उसने एक छाता लगाया हुआ था जो बारिश की तेजी को संभालने में असक्षम था और वह पूरी तरीके से भीग गई थी। विनय और राजू की तरफ उसके बढ़ते कदम से राजू और घबरा उठा और विनय छाते की ओर में छिपे उसके चेहरे को देखने को उत्सुक हो उठा। वह और पास आ गई थी। उसके लंबे लंबे बाल एक चोटी में गुथे हुए थे और वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वह विनय के एकदम सामने आ गई। वह बोली, इस सुनसान रास्ते पर मैं अकेले फंस गई हूँ। मेरे परिवार का आगे ही एक्सीडेंट हो गया है और जैसे तैसे मैं यहाँ तक आ सकी हूँ। इतने में मुझे आप लोग नजर आ गए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विनय उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर सम्मोहित हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। राजू की जान उसके मुंह में आ गई थी। वह विनय के हाथ को पकड़े हुए था। राजू ने विनय के हाथ को कसकर हिलाया, पर विनय की नजरें बस उस औरत के ही चेहरे पर जमी हुई थी। औरत फिर से बोली, क्या आप मेरी मदद करेंगे विनय जी? राजू का दिमाग हिला, या तो वही छलायन है। इसे विनय भैया का नाम कैसे पता? उधर विनय अपने कदम को बढ़ाए जा रहा था और वो औरत उसे अपने पीछे पीछे ले जा रही थी। राजू भी हाथ पकड़े उसी की तरफ जाने लगा। राजू ने ताकत से पहले तो खूब रोकना चाहा, किंतु वह दुबला पतला, वो ज्यादा जोर नहीं लगा पाया। इतने में राजू की नजर उस युवती के पैरों पर पड़ी तो वह कांप उठा। यह तो वही छलायन है जो अपना नाम कामिनी बताती है लोगों को, और आज हम तो पक्का नहीं बचेंगे। वह विनय को फुसफुसा कर बोला, भैया, ओ विनय भैया, इसके साथ मत जाओ,
यह वही छलायन है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान लेती है। विनय ने राजू की कोई भी बात नहीं सुनी क्योंकि वह उस औरत के सम्मोहन में था, लेकिन उस औरत ने सब सुन लिया। वह राजू की आंखों में देखकर उसे भी सम्मोहित करने का प्रयास करने लगी कि राजू ने अपनी आंखें मींच ली। युवती बोली, अब तू नहीं बचेगा, और राजू को धक्का देकर हवा में उछालना चाहा, लेकिन यह क्या? युवती को बहुत तेज बिजली का झटका लगा और वह बहुत ही दूर जाकर गिरी। तभी राजू अचानक से सहम जाता है और वह अपने हाथ को गौर से देखता है तो माँ काली का काला धागा उसके हाथ में बंधा था। उसने उसे आंखों में लगाकर माँ का स्मरण किया। यह डोरा उसकी माँ ने इसीलिए तो बांधा था कि रोज रात वह अकेले उसी रास्ते पर आना जाना करता है जहां पर वो छलायन लोगों को फंसाकर उनका खून पीती है। अचानक वह औरत अपने असली रूप में आ गई। उसका चेहरा काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा था और उसके बाल तो ऐसे लग रहे थे जैसे उसने कई वर्षों से अपने बालों पर कंघी नहीं की थी, और उसके उल्टे पैरों पर बड़े बड़े नाखून थे और वो काफी ज्यादा मैले थे। ऐसा भयानक रूप विनय और राजू ने कभी नहीं देखा था। विनय पसीने से तरबतर हो गया और वह चिल्लाने लगी, तुम दोनों का मैं खून पीऊंगी। आज मैं इस बरसात की काली रात में, और मेरी जवानी भी बढ़ जाएगी और मेरी उम्र भी। पिछले 250 सालों से यही रहकर मैं शिकार कर रही हूँ। तुम दोनों भी आज नहीं बचोगे। विनय ने राजू का कसकर हाथ पकड़ा और राजू के हाथ को छलायन की ओर ले गया। माँ काली का नाम जपने लगे थे दोनों, और राजू के हाथ में बंधा शक्ति सूत्र चमकने लगा। उसकी चमक से छलायन की आंखें चौंधिया गई। वह कमजोर पड़ने लगी। राजू ने छलायन को शक्ति सूत्र से छू लिया और देखते ही देखते वह जलने लगी। भयंकर जलन होने लगी उसकी देह में और वह चीखती चिल्लाते हुए भस्म हो गई, और बारिश भी थम गई थी। विनय और राजू बाइक पर सवार होकर गांव की ओर निकल गए। विनय अब भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगा था। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम अक्षय अग्रवाल है और मैं बदलापुर का रहने वाला हूँ। ये बात 2 साल पहले की है, 2019 की। मैं प्राइवेट जॉब करता था, जहाँ मुझे एक दोस्त मिला जिसका नाम राहुल था। उसे ड्रिंक करना बहुत पसंद था। मैं तब ड्रिंक इतना नहीं करता था, पर जब से वो दोस्त बना मैंने ड्रिंक लेना वीक ऑन वीक स्टार्ट कर दिया था। हम हमेशा नदी के पास ड्रिंक पीने जाया करते थे, पर वहाँ पुलिस का आना जाना बढ़ गया तो हमने सोचा अब हमें नया अड्डा ढूंढना पड़ेगा। फिर हम नदी को क्रॉस करके एक सुनसान जगह पर ड्रिंक लेने के लिए जाने लगे। हम शाम को 7 बजे जाते थे, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता, ताकि उस सुनसान जंगल में हमें कोई आसानी से देख ना पाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। लगभग 4-5 बार हम वहां जा चुके थे। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों वहां हमेशा पैदल ही जाते थे, क्योंकि बाइक लेके जाने से एक प्रॉब्लम यह थी कि उस रास्ते में रात को पुलिस गश्त लगाते थे। इसलिए हम बाइक वहां पर नहीं ले जाते थे, ताकि अगर पुलिस हमसे पूछने भी आ जाए तो हम ड्रिंक्स को दूर फेंक के वहां से चलते बने। फिर एक दिन हम ड्रिंक लेने गए, लेकिन मेरे दोस्त का इंतजार करते करते रात के 9 बज गए थे। लेकिन उस रात हमारे साथ जो होने वाला था वो तो ना हमने कभी सोचा था और ना ही समझा था। हमें किसी बात का डर नहीं था, पर उस दिन कुछ अलग ही दिन था। वो ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ एक पेड़ है और दूर दूर तक कुछ नहीं था, और उस एरिया में ना ही कोई लोग आते और ना ही कोई लोग जाते थे। फिर उस दिन हम उस जगह पर पहुंचे। हमने ड्रिंक्स को अपने अड्डे पे रखा, लेकिन मुझे टॉयलेट आई थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। मैं अपने स्पॉट से कुछ दूर गया और टॉयलेट करना शुरू ही किया था कि मुझे ऐसा लगा कि वो कच्चे मिट्टी वाले रास्ते पे कुछ चलता हुआ नजर आया। मुझे अंधेरे में साफ तो दिखा नहीं, पर इतना जरूर दिखा कि कोई काली परछाई जैसा, जिसकी लंबाई लगभग 9 या 10 फीट होगी। वो काली परछाई जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर तैरते हुए ठीक उसी कच्चे रास्ते पे जा रहा था। मैं अपनी आंखों को मलकर फिर से ध्यान से देखा तो वो बड़ी सी काली परछाई हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे सांप चलता है। सांप दाएं बाएं होके चलता है, लेकिन वो ऊपर नीचे हवा में तैरते हुए जा रही थी। वो पहली बार था जब उस जंगल में मुझे डर लगा। मेरी टॉयलेट आधे पर ही रुक गई थी
और अजीब सी कपकपी मेरे पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस परछाई को पता चल गया है कि कोई है। वो परछाई 2 सेकंड के लिए बिना हिले वहां रुक गई। अब तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। अब मुझे लगा कि आज मेरी मौत पक्की है। लेकिन तभी फिर से एक सफेद धुआं जैसा मेरे पीछे से आया और उस काली परछाई की तरफ बढ़ने लगा। तभी वह काली परछाई गायब हो गई और साथ ही कुछ सेकंड बाद वो सफेद धुआं भी वहां से गायब हो चुका था। मेरा मन कह रहा था कि अभी के अभी अपने दोस्त को बता के भाग जाऊं, पर फिर मैंने सोचा ऐसी चीजों के सामने अपना डर दिखाना सही नहीं रहेगा। मैंने टॉयलेट करने का ट्राई किया बट हुआ ही नहीं। मैंने ड्रिंक्स और जलेबी की कैरी बैग उठाई और दोस्त को बोला चल यहाँ से। उसने बोला क्या हुआ, पर मैंने बोला अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, बट प्रॉमिस तुझे मैं बाद में जरूर बताऊंगा, लेकिन प्लीज तू यहाँ से चल। फिर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों वहां से चलने लगे, क्योंकि अगर मैं अपने दोस्त को उसी समय बता देता तो वो शायद यकीन नहीं करता और मुझे लेकर वहीं जबरदस्ती पीने बैठा लेता। और हम वहां से चले गए। वो परछाई ने मुझे देखकर रिएक्ट किया था और उस दिन वहां कोई हवा भी नहीं बह रही थी, सब कुछ शांत सा था। मुझे पर यह अभी तक नहीं पता कि वो क्या चीज थी, लेकिन हाँ, अगर वो सफेद धुआं ना आता तो शायद वो काली परछाई मेरी जान ले लेती। मुझे नहीं पता कि वह क्या था, भूत, पिशाच या कुछ और, पर इतना पता था कि ये कोई आम चीज नहीं थी। मेरी आंखों का वहम भी नहीं, मैंने साफ साफ देखा था। मैं भगवान पे इतना विश्वास नहीं करता था, पर जब से ये हुआ धीरे धीरे करके भगवान में मेरा मन लगने लगा। मैं अब ड्रिंक्स भी ओकेजनली करता हूँ और ऐसी जगहों पर बहुत कम जाता हूँ। मैंने दूसरे दिन जाके दिन के उजाले में अपने दोस्त को पिछली रात यहाँ क्या हुआ वो सारी बात बताई। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा, पर उसने विश्वास किया, बिकॉज जब से हमारी दोस्ती हुई थी मैंने उसको कभी कोई चीज गलत नहीं बताई। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम आरती है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। और आज मैं जो घटना आपको बताने जा रही हूँ वह मेरे चाचा जी के साथ घटित हुई है। मेरे चाचा जी की ये स्टोरी उन दिनों की है जब मेरे चाचा जी एक दुकान पर काम करते थे। उनके गांव में एक किस्सा काफी सुनने में आ रहा था कि उनके गांव के एक पुल के पास पीपल का बहुत घना और पुराना पेड़ था। उस पेड़ के पास कई दिनों से एक लड़की दिखती है। हालांकि मेरे चाचा जी इन बातों को नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक रात वो घर आने में काफी लेट हो गए। लगभग रात के 10:30 या 11 बज गए थे। और आपको तो पता ही है कि गांव में लोग 7-8 बजे के बाद घर से जल्दी नहीं निकलते। चाचा जी चलते चलते उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए तो उन्हें भी एक लड़की दिखी। हालांकि उन्हें भी डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दिल को समझा लिया कि होगी कोई लड़की, मुझे क्या करना। और मेरे चाचा जी उसी के सामने से निकल गए। तभी उसी वक्त उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। तभी वह तुरंत पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। वही लड़की उनके पीछे आ रही थी। मेरे चाचा जी नहीं डरते क्योंकि वह बहुत बहादुर थे, लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। मेरे चाचा जी की चीख इसलिए निकली क्योंकि उस लड़की का केवल धड़ था और सर उसके हाथ में था और वह लड़की जमीन पर नहीं, हवा में चलते हुए आ रही थी। तभी उसी वक्त चाचा जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वह लड़की उनके पीछे पीछे आ रही थी। पर हाँ, वह उनसे 5 फुट की दूरी पर ही थी। चाचा जी भागते भागते और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपने घर पर पहुंच गए और घर का दरवाजा खटखटाने लगे और उधर ही बेहोश हो गए। जब चाचा जी के घर वालों ने दरवाजा खोला तो वह बाहर ही बेहोश पड़े थे। फिर उनको घर में ले जाया गया और अगले दिन जब चाचा जी को होश आया तब उन्होंने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। तभी उनके परिवार वालों ने उनको बताया कि हमने तुमको पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन तभी हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि 2 साल पहले उसी पीपल के पेड़ के पास 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी और उसको उसी पीपल के पेड़ के पास मार के फेंक दिया था। तब से लेकर उस लड़की की आत्मा इस पीपल के पेड़ के पास भटकती है
और रात में हर आने जाने वाले आदमी को परेशान करती है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। और यह कहानी हमें हितेश कुमार जी ने गुजरात से भेजी है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मैं गुजरात स्टेट के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के एक हरसोली गांव में रहता हूं और ये मेरे छोटे भाई की कहानी है जब वो 13 साल का था। हमारे गुजरात में दशम्मा का व्रत बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें 10 दिन का व्रत होता है और 10वें दिन हम रात को जागते हैं। तो उस दिन मेरे भाई शाम को 7:30 बजे के आसपास डीवीडी कैसेट लेने पास के गांव में साइकिल लेके जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा साइकिल लेके जाते हुए दिखा। तो उसने सोचा कि मैं उसके साथ ही चला जाऊं क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो जब वो उसके पास पहुंचा तो वो लड़के ने अपनी शकल दिखाई, जिसे देखकर मेरा भाई काफी ज्यादा डर गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और बड़े बड़े लंबे दांत, और उसका चेहरा जला हुआ था। वो बहुत ज्यादा डर गया और साइकिल लेके भागने लगा और हमारे कुल देवी यानी माँ काली दशम्मा को याद करने लगा। वो वहां से पास वाले गांव गया और डीवीडी की कैसेट लेके वही रास्ते से उसे वापस भी आना था। तो वो रोने लगा और सोचने लगा कैसे वापस जाऊं, वो शैतान मुझे मार देगा। लेकिन शुक्र है माँ दशम्मा का कि थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने कुछ देखा कि कोई ऊंट पे बैठ के आया है और उसने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब मेरा भाई उनके साथ घर आ गया। तब हम आरती कर रहे थे, लेकिन जब हम दिया जला रहे थे तब दिया नहीं जल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा भाई हमारे घर आया तो फिर से दिया जलने लगा। फिर 2 दिन के बाद उसके शरीर में वो छलावा की आत्मा आ गई और हमसे बात करने लगी कि कैसे वो मर गया था। और उसने कहा कि वो एक बच्चा है जो मेरे भाई के शरीर में आ गया है, और जो छलावा मेरे भाई को दिखा था वो बाहर मेरे भाई को मारने के लिए आया था। लेकिन हमारे कुल देवी महाकाली और हमारे पूजा की देवी दशम्मा की वजह से वो बच गया। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये सारी कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके सच्ची और खौफनाक कहानियां लाता रहता हूँ। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई खौफनाक घटनाएं हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। मुझे आपकी कहानियां सुनाने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा।